फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनिशा है और आप देख रहे हैं जिनिशा क्लासेस। आज के सेशन में हम वैदिक सिविलाइजेशन के एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आर्यवर्त। फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में ब्रह्मवर्त को कंप्लीट कर लिया था और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो आर्यवर्त का हम अगर रफ टाइम फ्रेम देखें तो ये 1000 to 600 BC तक ये पूरा आर्यवर्त चला था। तो आर्यवर्त को हम कॉमन लैंग्वेज में लेटर वैदिक एज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लेटर वैदिक पीरियड में जो बाकी के जो 3 वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, इनको रिसाइट किया गया था क्योंकि ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड में रिसाइट हो चुका है। और आपको पता होगा कि ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है और बाकी के जो वेद है जैसे सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये सारे लेटर वैदिक एज में कंपोज हुए थे। तो ये जो वेद होते हैं इनमें 4 पार्ट्स होते हैं टोटल। तो हमने इन्हें पिछले सेशन में भी डिस्कस किया है, तो चलिए एक बार और कर लेते हैं। वेद के 4 पार्ट होते हैं। एक तो वेद में जिसमें हाइम्स लिखी गई होती है, फिर उसके बाद होता है ब्राह्मण, फिर होता है उसके बाद अरण्यकाश, फिर उसके बाद होता है उपनिषद। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। वो हाइम वाला जो पार्ट होता है उसमें जितनी भी हाइम्स है, श्लोक हैं, ये सारे लिखे हैं। ब्राह्मण में जो उन श्लोक की फिलॉसफी है वो लिखी गई है कि इनका क्या मतलब है। और अरण्यकाश में लिखा है कि हम कौन कौन से रिचुअल को फॉरेस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं या कैसे एक फॉरेस्ट में रहने वाले को जीना चाहिए। और लास्ट पार्ट है उपनिषद, तो उसमें वैदिक रिलीजन की क्रिटिसिज्म बताई गई है। चलिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। तो आर्यन का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ये अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड से कंपेयर करें आर्यवर्त को, तो थोड़ा और इलेबोरेट हो गया था। तो चलिए इन सभी को थोड़ा समझते हैं। तो इनका जो एरिया था, रूल करने वाला एरिया, तो इनका काफी एक्सपैंड हो गया था। इन्होंने ब्रह्मवर्त को छोड़ दिया, यानी जो इंडस रिवर और उनके ट्रिब्यूटरी पे जो रहते थे उन्होंने उस एरिया को छोड़ दिया और फिर वो धीरे धीरे गंगा यमुना दोआब की ओर शिफ्ट होने लगे। और वहां पे उन्होंने बहुत सारा एरिया कॉन्क्वर किया और उन्होंने इतना एक्सपैंड कर लिया था कि वो डेक्कन तक पहुंच गए थे साउथ में, और ईस्ट में ये सुंदरबन डेल्टा तक पहुंच गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितना एक्सपेंशन किया था। इन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती, हम सरस्वती को इमेजिनरी नदी बोलते हैं क्योंकि वो अब नहीं बहती, पर हमें उसका जो डिस्क्रिप्शन है वेदों से मिलता है, उपनिषद से मिलता है, और भी कई सारे धार्मिक ग्रंथ है जिसमें सरस्वती का उल्लेख है। तो इसी वजह से हम इसे इमेजिनरी मानते क्योंकि ये अब नहीं बहती। तो इन्होंने इस एरिया को इस वजह से चूज किया क्योंकि बहुत ही फर्टाइल रीजन था ये, और यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट आता था और सेडिमेंट में अच्छी खेती हो सकती थी। तो हमने देखा कि इन्होंने कितना एक्सपेंशन किया। ये नॉर्थ में पंजाब तक पहुंच गए थे, ईस्ट में सुंदरबन डेल्टा तक एक्सपेंशन किया, साउथ में इन्होंने डेक्कन तक एक्सपेंशन किया, और ये वेस्ट में राजस्थान, गुजरात तक पहुंच गए थे। तो आप सोच सकते हैं इनके कल्चर में कितनी डाइवर्सिटी होगी। तो चलिए इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। हमने अभी देखा कि इन्होंने कौन कौन से रीजन में रूल किया। अब देखते हैं कि इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। किंग इस पूरी टेरिटरी का रूलर होता था और किंग की पावर बढ़ गई थी। पहले अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो जितना अधिकार किंग का होता था उस टेरिटरी पे, उतना ही अधिकार लोगों का होता था। पर अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे किंग की पावर भी बढ़ती गई और किंगशिप हेरिडेटरी बन गई। पहले क्या होता था कि किसी को उसकी योग्यता के अनुसार उसको किंग बनाया जाता था। जैसे कि अगर कोई शूद्र या वैश्य है, अगर उसके पास किंग बनने की क्वालिटी है वो भी किंग बन सकता है। पर ये किंगशिप हेरिडेटरी बन गई और केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे। किंग्स कई सारे टाइटल्स लिया करते थे, जैसे सार्वभौमा, यानी जो पूरी धरती का राजा है, राजा विश्व जनीना। तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल किंग, यानी जो पूरे यूनिवर्स का राजा हो, पूरे यूनिवर्स को ये रूल करता हो। एकारत का मतलब है सोल रूलर। सोल रूलर का मतलब है जो एक ही राजा हो, यानी वो अपने आप को सबसे हाईएस्ट बता रहा है कि वो भगवान के बराबर है। तो जैसे आपने सुना होगा सबका मालिक एक, तो इनका यही सिस्टम था एकारत का, यानी जो एक राजा हो।
तो ये अपने आप को और भी टाइटल दिया करते थे, जैसे सम्राट है, भोज है, विराट है, अधिराज है, इस टाइप के अलग अलग ये अपने आप को टाइटल दिया करते थे, जिससे कि अपने आप को ये एक तरह से बड़ा शो करना चाहते थे, भगवान के इक्विवेलेंट या भगवान के डिसेंडेंट अपने आप को ये प्रिटेंड किया करते थे। तो ये कई सारे सेक्रीफाइसेस करवाया करते थे, जैसे राजसूया, वाजपेयी और अश्वमेधा। इन्हीं के हाथ में जुडिशरी और मिलिट्री होती थी। जुडिशरी में क्या होता है, जुडिशरी में मान लीजिए दो लोगों में कन्फ्लिक्ट हो गया, अब उन्हें राइट डिसीजन चाहिए, तो ये जाते थे उस समय किंग के पास, तो किंग उनका डिसीजन लेते थे। तो ये एक तरह से प्रिमिटिव वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ जुडिशरी हम इसे मान सकते हैं। एंड मिलिट्री, तो मिलिट्री जैसे जो भी सेना का काम है, जैसे कि अब कौन सा युद्ध करवाना है या कौन कौन सी इसमें इम्प्लीमेंट्स लगेंगे या सेना से जो भी रिलेटेड काम होते थे, तो सेनापति और किंग ये मैनेज किया करते थे। इनके पास लॉ एंड ऑर्डर होता था, यानी कि इनसे बड़ा कोई नहीं होता था, इनके खिलाफ कोई भी फैसला नहीं सुना सकता। ये सबका फैसला लिया करते थे, पर इनके बारे में कोई गलत फैसला नहीं सुना सकता। और किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि दूसरे किंगडम से जो भी अटैक आ रहा है, तो उससे अपने राज्य को बचाना, अपने राज्य के लोगों की भलाई का सोचना, और ऐसे कई सारे फंक्शन थे जो कि एक लीडर के होते हैं। तो वहां पे जो मंत्रीगण हुआ करते थे, जो मंत्री वहां पे किंग की हेल्प करते थे, उनको उनके लॉयल्टी के बेसिस पे उन्हें रखा जाता था। वो किंग पहले ये टेस्ट करते थे कि लॉयल है, कहीं ये हमें धोखा ना दे दे। तो इसी वजह से किंग के साथ एक ब्राह्मण फ्रेंड होते थे, जिनको हम कहते थे पुरोहित, जो कि उन्हें सही गलत के बारे में ज्ञान कराते थे। फ्रेंड्स, मंत्रीगण को कहते थे रत्नीस। तो इनके कुछ मेन मंत्रीगण जो होते थे, जो मेन मंत्री होते थे, उनको देख लेते हैं। समग्रहित्री, जिन्हें हम ट्रेजरर कहते हैं, यानी जो ट्रेजर में जो पैसे होते हैं, जो धन होता है, उन सब की जो रखवाली करते हैं, उन सब का मेंटेनेंस करते हैं और वहां पे रिकॉर्ड रखते हैं ट्रेजर का, तो हम उन्हें कहते हैं समग्रहित्री। अब है भागदुगा, तो ये होते हैं टैक्स कलेक्टर, यानी जो आम लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं, फार्मर से कलेक्ट करते हैं, और जो शेफर्ड्स होते हैं, यानी जो आम लोगों से जो टैक्स कलेक्ट करता है, उन्हें कहते हैं भागदुगा। फिर है सूता या सूत, तो इन्हें कहते थे चैरिटियर, यानी राजा के जो सारथी होते थे, हम उन्हीं को कहते थे सूता या सूत। पालगला, तो ये होते थे कोर्टियर, यानी जो राजा को असिस्ट करते हैं अलग अलग मामलों में, जैसे कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनमें असिस्ट करना, वॉर में असिस्ट करना, तो ये सारे करते थे पालगला, जो कि कोर्टियर होते हैं। पुरोहित, तो पुरोहित जो राजा के साथ हमेशा रहता है, उनको सही गलत का ज्ञान कराता है और युद्ध में भी उनके साथ रहते हैं, वही होते हैं पुरोहित। पुरोहित जनरली ब्राह्मण ही हुआ करते थे। सेनानी जनरल, यानी जो आर्मी जनरल होते हैं, उन्हीं को सेनानी कहते हैं। जो आर्म फोर्सेस की मेंटेनेंस करते हैं, हम उन्हीं को सेनानी कहते थे। ग्रामीणी, जिन्हें हम हेड ऑफ विलेज कहते हैं, और हम इन्हें अभी सरपंच और प्रधान भी कहते हैं। सभा एंड समिति अभी भी चलते थे, पर अब समिति की पावर डिग्रेड हो गई थी और उसमें अब वुमेन्स को एंट्री नहीं मिलती थी, क्योंकि जो वुमेन्स की पोजीशन अभी काफी डिटोरिएट हो गई है, इनकी डिग्निटी भी अब ज्यादा नहीं रह गई थी। इसी वजह से अब समिति की पावर ज्यादा नहीं रह गई थी, क्योंकि अब किंग पावरफुल हो गया था, तो ज्यादा समिति की मीटिंग्स भी नहीं हो पाती थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में 4 वर्ण हुआ करते थे, तो उसी तरह लेटर वैदिक पीरियड में भी 4 वर्ण होते थे, पर वो वर्ण अब चेंज होके कास्ट हो गए थे, और ये कास्ट हेरिडेटरी बेसिस पर चलते थे, यानी किसी की फैमिली अगर शूद्र कास्ट में आती है या वैश्य कास्ट में आती है, तो उनकी अगली जनरेशन भी वही काम करेगी, चाहे उन्हें कितना कुछ आता हो। तो अब इनका कास्ट सिस्टम काफी रिजिड हो गया था, और ये अपना कास्ट भी नहीं चेंज कर सकते थे। जैसे पहले अगर आपने उतनी महारत हासिल कर ली है, तो अगर कोई शूद्र या वैश्य हो तो ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, पर अब इतना कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था कि अब कोई दूसरे कास्ट में शादी भी नहीं कर सकता था। जो सोसाइटी थी वो 2 क्लास में डिवाइड हो गई थी। अपर क्लास, यानी जो रूलिंग क्लास, जिसमें होते थे ब्राह्मण,
ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो अमीर होते थे वैश्य में वो आ जाते थे, और लोअर क्लास में पूरे शूद्र और जो वैश्य में भी जिनकी कंडीशन बहुत मिजरेबल है तो वो लोअर क्लास में आ जाते थे। ब्राह्मण सबसे टॉप मोस्ट होते थे क्योंकि इन्हें लर्न क्लास माना जाता था, इन्हें बहुत कुछ चीजें उस समय आती थी, तो इसी वजह से इन्हें सबसे टॉप पर रखा जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय नॉलेज को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। फिर इसके बाद आते थे क्षत्रिय, जिन्हें वॉरियर क्लास कहते हैं। ये ज्यादातर ये लड़ाइयाँ लड़ते थे और इन्हें वीर कहते थे क्योंकि इन्हें करेजियस माना जाता था। जो क्षत्रिय क्लास में ज्यादातर सिपाही, राजा, सेनानी और कोटियर्स आते थे। और इसके बाद आते हैं वैश्य। वैश्य जो ट्रेड, इंडस्ट्री, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, ये सारी चीजों में जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती है तो इनको जो पूरा करते उन्हीं को हम कहते हैं वैश्य। और शूद्र की कंडीशन बहुत ही मिजरेबल हो गई थी। पहले शूद्र जो है इन्हें थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, पर अब इनकी जो उस समय रिस्पेक्ट थी वो भी चली गई थी क्योंकि अब इन्हें अनटचेबल्स माना जाता था। अब ये अपर क्लास के जो लोग थे ये शूद्र को अनटचेबल्स मानते थे, इनको कभी नहीं छूते थे, यानी इन्हें अछूत माना जाता था और इन्हें अपने साथ रहने भी नहीं देते थे। जैसे शूद्र जो होते थे गांव या शहर के बाहर ही रहा करते थे, तो आप समझ सकते हैं इनकी कंडीशन कितनी मिजरेबल होती थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आश्रम। तो फ्रेंड्स, हमें लेटर वैदिक पीरियड में हमें एक डॉक्ट्राइन मिले, सोशल डॉक्ट्राइन, एक हमें वैदिक टेक्स्ट मिला है जिसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। तो इसमें एक ह्यूमन की लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए इन सभी पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पार्ट है ब्रह्मचर्य। तो ये फर्स्ट स्टेज होती थी लाइफ की जिसमें कि जब कोई पैदा हो रहा है और पैदा होने से 25 साल तक ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो ये ब्रह्मचर्य के टाइम में गुरुकुल रहते थे, यानी जब इनकी एक सर्टेन एज हो जाती थी 10 साल, 11 साल, तो इन्हें इनके फैमिली वाले गुरुकुल भेज देते थे जो कि ज्यादातर आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज में होते थे। और ये यहाँ पे अपने गुरुओं से शिक्षा लिया करते थे, गुरु के काम में हाथ बटाते थे और जितने भी लर्निंग प्रोसेस होती थी ये सारे ब्रह्मचर्य के टाइम में ये किया करते थे। ये गुरुकुल में अपने घर से दूर रहते थे। फिर जब इनकी एज 25 ईयर्स हो जाती थी तो इसके बाद एक नया स्टेज आ जाता था जिसका नाम है गृहस्थ। तो गृहस्थ में एक मैन एक वुमेन से मैरी करता था और अपनी मैरिड लाइफ जीता था 50 ईयर्स तक। तो अपने घर के काम काज और जैसे खेती किसानी करना या जो भी कास्ट है तो उससे रिलेटेड काम करता था और अपनी फैमिली के जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो उठाता था। फिर जब उसकी एज 50 से ज्यादा हो जाती थी तो वो वानप्रस्थ में चला जाता था। तो इसमें आदमी की जितनी भी बची जिम्मेदारी है तो वो उन्हें जल्दी पूरा किया करता था क्योंकि इसके बाद अगली स्टेज संन्यास है। तो ये अपनी सारी मोह माया छोड़ देते थे और ये जंगल में रहते थे। तो वानप्रस्थ का अगर टाइम देखें तो 50 to 75 ईयर्स तक होता था और ये इसमें मेडिटेशन किया करते थे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया करते थे। फिर अगली स्टेज है संन्यास। तो संन्यास एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें वो सारी मोह माया छोड़ देते हैं, जितनी भी उनकी संपत्ति है वो दान कर देते हैं या अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे देते हैं और वो अपनी सारे धन, मोह माया और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी को छोड़ के जंगल में चले जाते थे और 75 ईयर्स से जब तक वो मर नहीं जाते तब तक वो सन्यासी में ही रहते थे। चलिए गुरुकुल देख लेते हैं। तो गुरुकुल से हमें ये पता चलता है कि वैदिक टाइम्स में ये एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया करते थे। तो आर्यंस अपने बेटों को भेजते थे गुरुकुल। जो गुरु का गुरुकुल होता था वो ज्यादातर आउटस्कर्ट्स में होता था, यानी जो विलेज का जो बाहरी वाला एरिया है तो वहां पे ज्यादातर गुरुकुल हुआ करते थे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे गुरु के जो जनरल काम होते जैसे घर के काम उनकी मदद करवाना और उसके साथ साथ वो पढ़ते भी थे। तो गुरु की वो बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे और वहाँ पे सभी को इक्वल माना जाता था और वो इतने रिस्पेक्ट करते थे कि गुरु को अपना पिता भी मानते थे। गुरुकुल में सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी होता था कि जो भी उनके गुरु बोल रहे हैं उन्हें मानना ही मानना है। और इनकी जो शुरुआत होती थी दिन की, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते थे तो उनकी दिन की शुरुआत गुरु के जो भी काम काज है वो करवाने में होते थे
और ये जितने भी मंत्र हैं रिसाइट किया करते थे, जो वैदिक हाइम से इन सभी को रिसाइट किया करते थे कि जिससे इनका दिन अच्छा जाए। तो हमने अभी देखा कि ये अपने गुरु के घर के काम काज में हेल्प करवाते थे और एजुकेशन वाज इम्पार्टेड ओरली, यानी उस समय ये आर्ट ऑफ राइटिंग को नहीं जानते थे, ओरली सारी चीजें किया करते थे। तो अगर आपने हमारे पिछले सेशंस को देखा है तो हमने उनमें वेदों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो उसमें हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया है कि वेदों को वैदिक पीरियड में लिखा नहीं गया था, रिसाइट किया गया था। तो जब भी लिखना वर्ड आए तो वो वैदिक पीरियड में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय तक लोगों को आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं पता थी। तो जो प्रिंस और जो राजा के बेटे होते थे उन सबको अस्त्र शस्त्र चलाना भी सिखाया जाता था और सभी को इक्वल मांगते थे। गुरु कोई भी फीस नहीं चार्ज करता था। जब उनकी एज हो जाती थी कि अब उन्हें गृहस्थ आश्रम स्टार्ट करना है, तो ये गुरु को गुरु दक्षिणा दिया करते थे कि उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, तो हमें उसके बदले इन्हें कुछ देना है। तो जनरली गुरु दक्षिणा में स्टूडेंट्स गाय दिया करते थे, क्योंकि गाय को प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता था। गुरुकुल में जितने भी जो अपर कास्ट है, 3 कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जाते थे। शूद्र को गुरुकुल में एंट्री नहीं मिलती थी, उन सबको परमिटेड नहीं था कि ये गुरुकुल जाए। फैमिली, तो फैमिली में सबसे सीनियर फादर होते थे, अगर ग्रैंड फादर है तो वो होते थे, यानी जनरली घर का जो हेड होते थे वो मेल ही हुआ करते थे। उस समय की सोसाइटी पैट्रियार्कल होती थी, यानी इसमें जो मेल्स होते थे इनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी और वुमेन की पोजीशन काफी लो में चली गई थी। जैसे इनकी अर्ली वैदिक पीरियड में इनकी सिचुएशन थी वो काफी उल्टी हो गई थी, यानी जैसे पहले वुमेन्स को रिस्पेक्ट मिलती थी अब वैसे इनकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। अब चलिए वुमेन की पोजीशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। वुमेन्स की पोजीशन डिक्लाइन फेज में चली गई थी और वो जितनी भी रिलीजियस सेरेमनी होती थी, तो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था कि जो रिलीजियस सेरेमनी होती थी तो ज्यादातर घर के हेड करवाया करते थे और वो सेरेमनीज उनकी वाइफ के बिना अगर वो करवाते हैं तो उनको अधूरा माना जाता था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय काफी अच्छी पोजीशन रही होगी वुमेन्स की, पर अब ये अपने हस्बैंड के साथ और कोई रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म नहीं करवा सकती। अब इन्हें काफी कम रिस्पेक्ट मिलती थी। अब इन्हें समिति में भी जाना अलाउड नहीं था। वुमेन्स को प्रॉपर्टी के हकदार नहीं माना जाता था, यानी कि अगर जिनकी प्रॉपर्टी है अगर वो मर गए तो उनका जो बेटा होगा उन्हीं को मिलेगा और उनके घर की जो वुमेन्स होगी उनको नहीं मिल सकती प्रॉपर्टी। बर्थ ऑफ डॉटर को सोर्स ऑफ मिजरी माना जाता था, यानी अगर कोई बेटी पैदा हुई है तो उनमें जितना भी पैसा बचा सकते हैं वो बचा लेते थे। उस समय पॉलीगैमी बहुत ही पॉपुलर हो गई थी। वही अर्ली वैदिक फेज की बात करें तो उस समय पॉलीगैमी ज्यादातर जो नोबल्स होते थे और अपर क्लासेस होती थी उनमें प्रिविलेंट थी, पर ये पॉलीगैमी उस समय जो लोअर कास्ट थी उसमें भी आ गई थी। जो अपर कास्ट की वुमेन थी उन्हें थोड़ी बहुत एजुकेशन मिल जाती थी, पर जो लोअर कास्ट की वुमेन थी उनकी हालत तो और भी बुरी होती थी। ऋग्वैदिक पीरियड में जो भी ड्रेसेस होती थी, इंटरटेनमेंट के सोर्सेज होते थे, वैसे ही ये लेटर वैदिक एज में भी कंटिन्यू हुए। अब चलिए रिलीजियस लाइफ को देख लेते हैं। तो इनका जो रिलीजन था ऋग्वैदिक रिलीजन, तो लेटर वैदिक रिलीजन उनका काफी अलग रिलीजन था अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड से कंपेयर करें तो। जो ऋग्वैदिक गॉड्स थे अब उनको इतना वर्शिप नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें डीमन माना जाता था। और उस समय 3 नए गॉड्स आए थे जिन्हें ट्रिनिटी गॉड या त्रिदेव कहते हैं, जिनके नाम है ब्रह्मा एज क्रिएटर, विष्णु एज द प्रिजर्वर, एज शिवा एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स। तो ये 3 गॉड्स जिन्हें हम अभी भी वर्शिप करते हैं, तो ये तीनों है ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। तो ये ट्रिनिटी गॉड उस समय आ गए थे। ब्राह्मण की इम्पोर्टेंस अब और भी बढ़ गई थी क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में सैक्रिफाइसेस बढ़ गए थे, तो उन सैक्रिफाइसेस को करवाने के लिए ब्राह्मण तो चाहिए ही। तो इस तरह से ब्राह्मण की जो रिस्पेक्ट है वो और भी बढ़ गई थी और सैक्रिफाइसेस भी जैसे जैसे टाइप बढ़ता गया वैसे वैसे सैक्रिफाइसेस के नंबर भी बढ़ते गए। जैसे अलग अलग कॉजेस के लिए करवाते थे। ये अपनी केटल फार्मिंग, प्रॉस्पेरिटी, प्रोजेनी के लिए अलग अलग तरह के कॉजेस के लिए
ये सैक्रिफाइसेस करवाया करती थी। तो इनका ये मानना था कि सैक्रिफाइस यानी ये जो बलि चढ़ाना या और भी जितने तरह के जो रिचुअल्स कर्म कांड करवा करके हम भगवान को खुश कर सकते हैं। और जैसे पहले इतने नेसेसरी नहीं होते थे कि ये आपको सैक्रिफाइसेस करवाने हैं, पर अब ये हर आदमी के लिए नेसेसरी हो गए थे कि आपको ये सैक्रिफाइसेस करवाने ही करवाने हैं, नहीं तो अब इससे काफी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं अगर आपने नहीं करवाया तो। और कुछ कुछ सेरेमनी इतनी कठिन होती थी कि वो कई दिनों तक चलती थी। और रिलीजन में कई सारे टर्म आ गए थे, जैसे पुनर्जन्म है, कर्म है, मोक्ष है, और ये ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये चीजें घुसा दी गई थी। तो पुनर्जन्म की बात करें तो इसमें ये माना जाता है कि जो हमारी बॉडी है वो मोर्टल है, यानी वो मर जाती है, पर हमारी जो आत्मा है वो इमोर्टल है, यानी वो अमर है, कभी मरती नहीं है वो। अगर एक आदमी मरता है तो उसकी आत्मा किसी दूसरे आदमी में चली जाती है। तो इस तरह से एक आदमी की आत्मा दूसरे आदमी में जाने को ही पुनर्जन्म कहते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म, तो कर्म में क्या होता है कि लोगों को बताया जाता है कि आपको अच्छे काम करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो उसका फल आपको दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा, यानी पुनर्जन्म में जब आप जाएंगे तो आपको उन्हीं कर्मों का, जो आपने बुरे कर्म किए हैं तो उनका फल आपको भोगना पड़ेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ मोक्ष, मोक्ष एक ऐसे स्टेज होता है जब हमें पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है, यानी अब हमारी सोल इतनी सेल्फ रिफाइन हो गई है, यानी इतनी उसमें सुधार आ गए हैं कि अब हमें दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। यानी जो हमारे जितने भी कर्म थे उसके जितने भी हमने पाप किए तो उन सभी के हमने फल भोग लिए हैं। तो जब हमारा रिकॉर्ड, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जब हमारा रिकॉर्ड एकदम क्लीन हो जाता है तो तब वो स्थिति आती है मोक्ष की, जिसमें हमारी जो आत्मा है उसे शांति मिल जाती है। इकोनॉमिक लाइफ में ज्यादातर जो लोग होते थे वो एग्रीकल्चर करते थे, यानी इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनकी सोसाइटी एग्रेरियन सोसाइटी थी। ये जितना भी प्रोड्यूस करते थे उसमें टैक्स भी देते थे, सैक्रिफाइसेस भी करते थे और उसे मार्केट में भी सेल किया करते थे। और अब हम लेटर वैदिक पीरियड में पहुंच चुके हैं, तो अब इनके पास कई सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है जो कि रिन्यू हो चुके हैं। इनमें अलग अलग चीजें आ गई हैं, अलग अलग फीचर्स आ गए, जिससे खेती और इजी हो गई थी। और उस समय खेती को प्रमोट किया जाता था और वो लोग ज्यादा से ज्यादा खेती किया करते थे, जिससे उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी ना हो। और इनके पास इतनी ज्यादा लैंड थी कि ये एक साल में 2 हार्वेस्ट कर लिया करते थे बिना किसी टेक्नोलॉजी के। तो जैसे आजकल हम मैन्योर डालते हैं और पॉली हाउस बनाते हैं और कई सारे तरह की हमने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमने 2 बार या 3 बार हम साल में हार्वेस्ट कर लेते हैं, पर उस समय उनके पास इतनी लैंड थी कि वो बिना टेक्नोलॉजी के भी एक साल में 2-3 बार हार्वेस्ट कर लिया करते थे। और एग्रीकल्चर के साथ साथ ये लोग वीविंग, पॉटरी, टैनिंग और भी कई सारे नए प्रोफेशन आ गए थे। ये सारे तो पुराने प्रोफेशन थे और इसमें नए प्रोफेशन भी आए थे, जैसे बास्केट मेकर यानी जो टोकरी बनाते हैं, रोप मेकर, फायर रेंजर, चैरियट मेकर, बो मेकर, वॉशरमैन, कुक, डायर, बार्बर, म्यूजिशियन, मर्चेंट एंड मनी लेंडर। तो वीविंग यानी जो कपड़े वीव करता है, कपड़े बनाता है। पॉटरी यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। टैनिंग यानी जो चमड़े का काम करते हैं। और बास्केट मेकर यानी जो टोकरी बनाते हैं। रोप मेकर यानी जो रस्सी बनाते हैं। फायर रेंजर यानी अगर कहीं पे आग लगे तो उसको बुझाने का काम फायर रेंजर करते हैं। चैरियट मेकर यानी जो रथ बनाते हैं। बो मेकर यानी जो तीर कमान बनाते हैं। वॉशरमैन जो कपड़े धुलते हैं। कुक जो खाना बनाते हैं। डायर जो कपड़े रंगते हैं। बार्बर जो बाल काटते हैं। और म्यूजिशियन जो गाने बजाते हैं, अलग अलग ट्यून्स बजाते हैं। मर्चेंट यानी जो ट्रेड करते हैं। और मनी लेंडर यानी जो जमींदार होते थे या जो लोगों को पैसे उधार पर दिया करते थे, तो हम उन्हीं को मनी लेंडर कहते थे। तो इस टाइप के कई सारे न्यू प्रोफेशंस भी निकल कर आए थे। तो वुमेन्स ज्यादातर एग्रीकल्चर, डाइंग, बास्केट मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी और कुक, वॉशरमैन ये सारा काम किया करती थी। तो एम्ब्रॉयडरी मतलब कि कपड़े के ऊपर अलग अलग डिजाइन धागों से बनाना।
ट्रेड। तो ट्रेड में मर्चेंट जो थे ये इनलैंड ट्रेड भी किया करते थे और बाहर भी ट्रेड किया करते थे। तो इनलैंड ट्रेड में इनका किरात के साथ ट्रेड चलता था। किरात ऐसे लोग होते थे जो माउंटेन पर रहते थे। तो जो मर्चेंट्स थे ये अपना सामान देते थे, जैसे गेहूं है या चावल है, इस टाइप से सामान दिया करते थे और इनके बदले में जो किरात होते थे ये इन्हें हर्ब्स देते थे। हमें यहाँ पे कई सारे एविडेंसेस भी मिले करेंसी के, पर तभी ये बार्टर सिस्टम का यूज किया करते थे। और ये जो वैदिक एज है अराउंड 600 बीसी में ये इनका डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो गया। और ये सारे जो वैदिक लोग थे, ये जो किंग्स थे, इन्होंने अपना एक अलग यूनिट, टेरिटोरियल यूनिट स्टार्ट किया जिसका नाम था जनपद। हम आर्यंस के अब भी आभारी हैं क्योंकि इनकी वजह से हमारे पास काफी एक रिच कल्चरल और सेंस ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज आई है। यानी हमारे पास वेद है जिससे हम अलग अलग जानकारी हासिल कर सकते हैं और हमारे पास सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी आई है। यानी अब हम अध्यात्मवाद को जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं और अपने अंदर की चीजों को जानते हैं। और फिलॉसफी, अगर ये आर्यंस ना होते तो हमें फिलॉसफी ना पता होती। तो इनकी वजह से हमें इतना डाइवर्स कल्चर मिला है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज के सेशन में हमने वैदिक एज को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ेंगे। हाँ, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।